हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लॉट पैराडॉक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाते रहें। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मार्वल की हर मूवीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी किसी स्टोरी या किसी मूवी सीरीज को उसके घटनाओं के अनुक्रमानुसार देखना, ना कि उसके रिलीज डेट के हिसाब से। इस सीरीज में हम एमसीयू की शुरुआती मूवीज से लेकर अंत तक जाएंगे ताकि हम सभी घटनाओं को अच्छे से समझ पाएं। इस सीरीज की सबसे पहली मूवी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, क्योंकि एमसीयू की टाइमलाइन की ये सबसे पहली मूवी है। तो चलिए मूवी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बर्फीले जगह को दिखाया जाता है जहाँ कुछ आर्मी के लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो बहुत बड़ा और बर्फ के अंदर धंसा हुआ है। वो लोग उस चीज़ को बर्फ से निकाल कर वाशिंगटन लेके जाना चाहते हैं और फिर हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है। वो एक बहुत बड़ा फाइटर प्लेन होता है। अब वो लोग उस प्लेन के अंदर जाते हैं और उन्हें उस प्लेन के अंदर एक चीज़ दिखता है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। और उस वक्त रात के 3 बज रहे होते हैं। वो लोग उसी वक्त अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं। दरअसल वो चीज़ कैप्टन अमेरिका का शील्ड होता है। ये शील्ड यहाँ पर कैसे आया ये आपको आगे पता चलेगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें 1942 के वक्त का नॉर्वे दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी भागता हुआ एक किले के अंदर जाता है और बहुत परेशान होकर एक दूसरे आदमी से कहता है कि वो लोग इस रहस्यमयी चीज़ को लेने आ रहे हैं। लेकिन वो दूसरा आदमी कहता है कि आने दो, जिसे आना है वो उस चीज़ को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। और तभी कुछ लोग बुलडोज़र की मदद से उस किले के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उस किले के गिरने से जो आदमी भागकर किले के अंदर खबर देने के लिए आया था वो मारा जाता है। अब वो लोग अंदर आकर एक ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकता है और उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है। उसे देखते ही वहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं और ताबूत को छोड़ देते हैं। उसका नाम होता है जोहान श्मिट। वो इनका कैप्टन है और वो अंदर आकर उस किले के रखवाले से किसी चीज़ के बारे में बात करता है। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि उस चीज़ में कुछ अनोखी शक्ति है जिसे श्मिट अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वो आदमी उसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन श्मिट को ये पता होता है कि वो चीज़ उस ताबूत के अंदर है और अब वो उस ताबूत को खोल देता है। वो इतना शक्तिशाली है कि जिस ताबूत को कुछ देर पहले इतने सारे आदमी मिलकर नहीं खोल पा रहे थे, उस ताबूत को उसने अकेले ही खोल दिया। और अब उस ताबूत में हम एक मम्मी को देखते हैं, लेकिन उसके हाथों में एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है। और अब श्मिट उस क्रिस्टल को उठा लेता है और तब हमें पता चलता है कि वो क्रिस्टल दरअसल में टेसरेक्ट होता है। वही टेसरेक्ट जिसे हमने एमसीयू की मूवीज़ में कई बार देखा है। लेकिन फिर अचानक श्मिट उस टेसरेक्ट को नीचे गिरा देता है और इससे वो कांच की तरह टूट जाता है। श्मिट को पहले से ही ये पता होता है कि ये टेसरेक्ट नकली है, क्योंकि असली टेसरेक्ट बहुत मजबूत होता है, वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। इसीलिए श्मिट उस आदमी से असली टेसरेक्ट के बारे में पूछता है और उसे ये धमकी देता है कि अगर तुमने असली टेसरेक्ट कहाँ है ये नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे गाँव को ख़त्म कर दूंगा। और इसीलिए वो आदमी ये बता देता है कि असली टेसरेक्ट कहाँ पर है। और अब श्मिट को असली टेसरेक्ट मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो सभी गांव वालों को मार देता है। इसीलिए वो गार्ड कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम इसकी ताकत को कभी भी काबू नहीं कर पाओगे, तुम ख़त्म हो जाओगे। और ये बोलते ही श्मिट उस आदमी को गोली मार देता है। इस घटना के बाद 1 साल बीत जाता है, यानी 1943। अब न्यूयॉर्क में हम एक नौजवान लड़की को देखते हैं, स्टीव रॉजर्स, एक छोटे कद का दुबला पतला सा लड़का जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहता है। लेकिन जब उसका हेल्थ रिपोर्ट आता है तो ये दिखता है कि उसे अस्थमा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर और ऐसी कई सारी बीमारियां हैं। इसीलिए उसे तभी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इस घटना के बाद वो वर्ल्ड वॉर 2 के रिलेटेड एक मूवी देखने जाता है, क्योंकि वो अपने दिलो जान से अपने देश की सेवा करना चाहता है और वो सैनिकों का बहुत सम्मान करता है। उस मूवी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हो रहे सभी एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है, लेकिन उसके आगे बैठा हुआ एक लड़का उस मूवी को बकवास कहता है और इसीलिए स्टीव उससे झगड़ने लगता है। फिर बाहर आकर वो लड़का स्टीव को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन तभी स्टीव का दोस्त यानी जेम्स बार्न्स आके उसे बचा लेता है। बार्न्स सेना में भर्ती हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से फिट है। ये देखकर स्टीव को बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त सेना में भर्ती हो गया है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। स्टीव बार बार अपना एड्रेस चेंज करके गैर कानूनी तरीके से सेना में भर्ती होने का टेस्ट देता है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। इसीलिए बार्न्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो किसी भी तरीके से सेना में भर्ती होना चाहता है।
लेकिन एक आदमी उन दोनों की बातें सुन लेता है और एक बार फिर से स्टीव अपना एड्रेस चेंज करके टेस्ट देने जाता है। लेकिन वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसका नाम होता है डॉक्टर अब्राहम अर्कसाइन। वो पहले से ही स्टीव और बगी की बातें सुन चुके थे, लेकिन स्टीव की सेना में भर्ती होने की जुनून को देखकर वो उसे एक मौका देते हैं और उसे एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए चुन लेते हैं। और फिर हमें समिट को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट डॉक्टर जोला की मदद से उस टेसरेक्ट की ऊर्जा से अपने लिए कुछ हथियार बनाना चाहता है। और आखिरकार वो दोनों अपने एक्सपेरिमेंट में सफल भी हो जाते हैं। और फिर हम स्टीव को देखते हैं। उसके साथ और भी कई नौजवान लड़के होते हैं जो उस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को साबित करने के लिए ट्रेनिंग में आए हैं। इन लड़कों में से जो सबसे काबिल होगा उसे ही उस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाएगा। और अब एजेंट पेगी कार्टर उन लोगों की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग आसान नहीं होता, इसीलिए स्टीव सभी ट्रेनिंग में लास्ट आता है। अब टेस्ट का आखिरी पड़ाव होता है। वहाँ पर पेगी के साथ कर्नल फिलिप्स और डॉक्टर अब्राहम अर्कसाइन भी होते हैं। कर्नल सभी नए लड़कों की ट्रेनिंग देखकर उनमें से हॉज नाम के एक लड़के को चुनते हैं, लेकिन अर्कसाइन उनसे कहते हैं कि हॉज एक गुंडा है क्योंकि वो हर वक्त दूसरों को परेशान करता रहता है। इसीलिए वो स्टीव को चुनने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान और बहादुर है। वो किसी से भी नहीं डरता और सबसे बड़ी बात, वो अपनी दिलो जान से अपनी देश की रक्षा करना चाहता है। लेकिन फिलिप्स कहते हैं कि देखो उसे, उसके जैसे दुबले पतले और बीमार लड़के को हम कैसे चुन सकते हैं। स्टीव के लिए अर्कसाइन और फिलिप्स के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं और इसीलिए फिलिप्स हॉज की बहादुरी साबित करने के लिए उन लोगों के बीच में एक नकली ग्रेनेड को फेंकते हैं। और ग्रेनेड को देखते ही हॉज और बाकी सारे लड़के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन स्टीव कूदकर उस ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है ताकि अगर ग्रेनेड फटे तो उसे छोड़कर किसी और को चोट ना लगे। लेकिन कुछ देर बाद भी जब वो ग्रेनेड नहीं फटता तो उसे पता चलता है कि ये ग्रेनेड नकली है। उन लोगों का टेस्ट लिया जा रहा था और ये देखकर अर्कसाइन बहुत खुश होते हैं और आखिरकार ना चाहते हुए भी कर्नल फिलिप्स को स्टीव को ही चुनना पड़ता है। फिर बाद में जब अर्कसाइन स्टीव से मिलने जाते हैं तब स्टीव उनसे पूछता है कि आपने आखिरकार मुझे ही क्यों चुना। फिर अर्कसाइन उससे कहते हैं कि इस जंग में मेरे भी कई अपने मारे गए। फिर हिटलर आया, उसने मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में सुना और आखिरकार उसने मुझे ढूंढ निकाला और मुझसे कहा कि तुम कुछ ऐसा सीरम बनाओ जिससे मेरी सेना और भी ताकतवर बन जाए। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने हाइड्रा नाम के दल का हेड जोहान समिट को मेरे पास भेजा, जो एक कमाल का साइंटिस्ट था। समिट हिटलर का खास आदमी था। वो दोनों अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे, लेकिन समिट को सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि उसे पूरा यकीन था कि ऐसी शक्तियाँ होती है। उसे ये भी यकीन था कि धरती के अंदर देवताओं की छोड़ी हुई एक छुपी हुई ताकत है जिसे एक ऐसे इंसान का इंतजार है जो बहुत शक्तिशाली और महान हो। इसीलिए जब उसे पता चला कि मेरा फॉर्मूला क्या है तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वो शक्तिशाली और महान इंसान बनना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे फॉर्मूला यानी मेरे बनाए हुए सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। फिर स्टीव पूछता है क्या इससे वो ताकतवर बना। अर्कसाइन बताते हैं कि हाँ, लेकिन इसके और भी साइड इफेक्ट्स थे। वो सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन सबसे अहम बात है वो इंसान। सीरम इंसान की शक्तियाँ और उसके सभी गुण यानी अच्छाई या बुराई और भी कई गुना बढ़ा देता है। इससे अच्छा इंसान और भी अच्छा और एक बुरा इंसान और भी बुरा बन जाता है। आज वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता, इसीलिए अब मैंने तुम्हें चुना क्योंकि एक ताकतवर इंसान ताकत का कदर नहीं कर सकता, लेकिन एक कमज़ोर इंसान ताकत का कदर ज़रूर करेगा। और इसीलिए मूवी के शुरुआत में हमने देखा था कि जिस ताबूत को बहुत सारे लोग मिलकर भी नहीं खोल पा रहे थे उसे समिट ने अकेले ही बहुत आसानी से खोल दिया था क्योंकि उसके अंदर वो सुपर सोल्जर सीरम था। और फिर हमें समिट और डॉक्टर जोला को दिखाया जाता है जहाँ समिट जोला से कुछ छुपा रहा होता है। समिट कहता है कि मुझे डॉक्टर अर्कसाइन मिल गया, अब मैं उससे वो शक्तिशाली सीरम छीन लूँगा और इस जंग में हमारी जीत पक्की है। और इधर स्टीव पेगी के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए जाता है जहाँ वो पेगी से बहुत सारी बातें करता है और अब पेगी को स्टीव पसंद आने लगता है। पेगी एक खुफिया रास्ते से स्टीव को एक लैब में लेके जाती है जहाँ स्टीव को वो सीरम दिया जाएगा। वहाँ पर डॉक्टर अर्कसाइन भी होते हैं। अब उसे उस मशीन के अंदर डाला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आए होते हैं और डॉक्टर अर्कसाइन के साथ हॉवर्ड स्टार्क यानी टोनी स्टार्क के पिता भी होते हैं। वो भी इस एक्सपेरिमेंट में अर्कसाइन का साथ देंगे और अब एक्सपेरिमेंट की तैयारी शुरू की जाती है और आखिरकार स्टीव के अंदर वो सीरम इंजेक्ट किया जाता है जो सीरम समिट के अंदर भी है। और अब धीरे धीरे स्टीव को एक सुपर सोल्जर बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब स्टीव को धीरे धीरे बहुत दर्द होने लगता है, इसीलिए पेगी कहता है कि एक्सपेरिमेंट को रोक दो और अर्कसाइन भी स्टार्क को एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहते हैं।
लेकिन स्टीव अंदर से चिल्लाकर सबको ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसे बंद मत करो। इसीलिए एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाता है और कुछ ही देर में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। और जब वो गेट खुलता है तब सब लोग स्टीव को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अब स्टीव एक हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा नौजवान बन जाता है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लोगों के बीच एक हाइड्रा यानी समिट का जासूस भी छुपा हुआ था, जो उस लैब को बॉम्ब से उड़ा देता है। वो एक सुपर सोल्जर सीरम चुराकर और डॉक्टर ऑक्साइन को गोली मारकर भाग जाता है, लेकिन पेगी उसके ऊपर गोली चलाती है और एक गोली उस आदमी के हाथ पर लगता है। स्टीव भागकर डॉक्टर ऑक्साइन के पास आता है, लेकिन ऑक्साइन स्टीव के सामने अपना दम तोड़ देते हैं और वो आदमी कई सारी सैनिकों को गोली मारकर गाड़ी से भाग जाता है। लेकिन पेगी उस गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार देती है और वो गाड़ी वहीं पर पलट जाती है। लेकिन वो आदमी एक दूसरी गाड़ी लेकर भाग जाता है और वो पेगी को टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन स्टीव आकर उसे बचा लेता है और उस गाड़ी का पीछा करता है। अब उसके शरीर के अंदर सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया जा चुका है, इसीलिए अब वो बहुत फुर्तीला और ताकतवर बन जाता है, यानी कि अब वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। और आखिरकार स्टीव उस गाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी फिर से बच निकलता है और एक सबमरीन में बैठ जाता है और अब स्टीव भी पानी में कूद जाता है और आखिरकार वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे वो सीरम गिरकर टूट जाता है। स्टीव उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन वो सिर्फ यही बोलता है कि मैं उनमें से ही एक हूँ, तुम हमें ख़त्म नहीं कर पाओगे। और ये बोलते ही वो आदमी साइनाइड चबाकर सुसाइड कर लेता है। और अब इधर हिटलर के लोग समिट से पूछताछ करते हैं कि उसकी हाइड्रा संगठन ने हिटलर के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाइड्रा को जल्दी बंद करना होगा। इस बात से समिट गुस्सा हो जाता है और वो हिटलर के लोगों से कहता है कि ठीक है, अंदर चल के देखिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं। और अब वो उन 3 लोगों को उसके लैब के अंदर लेके जाता है और उन्हें बताता है कि हिटलर हज़ारों सालों तक धरती पर राज करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। मैंने देवताओं की ताकतों पर काबू पा लिया। और वो उन्हें अपना हथियार भी दिखाता है जो उसने टेसरेक्ट की ऊर्जा से बनाया है। और ये सुनकर वो तीनों लोग हंसने लगते हैं, लेकिन समिट कहता है कि अब पूरी दुनिया हाइड्रा के सामने झुकेगी, यानी कि अब समिट हिटलर के लिए नहीं बल्कि वो खुद हाइड्रा को एक अलग संगठन बनाकर उसके जरिए दुनिया में राज करना चाहता है। और इसके बाद वो उन 3 आदमियों को उसी हथियार से मार देता है। अब इधर हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो ऑक्साइन के जाने के बाद बहुत दुखी होता है। लैब में उसके खून का सैंपल लिया जाता है क्योंकि अब डॉक्टर ऑक्साइन नहीं रहे, इसीलिए अब सिर्फ स्टीव के खून से ही नए सुपर सोल्जर बनाए जा सकते हैं। कर्नल फिलिप्स को पता चलता है कि ये हमला हाइड्रा ने किया था और हाइड्रा का नया लीडर है जोहन समिट, और अब वो भी हाइड्रा के ऊपर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए वो सबको रेडी होने के लिए कहते हैं। स्टीव कहता है कि मैं भी इस जंग में जाऊंगा, लेकिन कर्नल उसे ये कह के मना कर देते हैं कि तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। दरअसल कर्नल को पता ही नहीं होता कि स्टीव अब क्या क्या करने के काबिल है, लेकिन स्टीव कहता है कि सर सुपर सोल्जर सीरम तो काम कर गया। लेकिन कर्नल कहते हैं कि मैंने एक पूरी फौज मांगी थी और मिले सिर्फ तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन वहाँ पर एक और ऑफिसर होता है, वो स्टीव के जज्बे को देखकर उसे प्रमोशन दे देता है और अब स्टीव रॉजर्स पहली बार अपना आइकॉनिक सूट पहनता है, यानी कैप्टन अमेरिका का सूट, और वो आइकॉनिक शील्ड। लेकिन उसे जंग में नहीं बल्कि सरकार के लिए स्टेज में परफॉर्म करके कई ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है और लोगों को सेना में भर्ती होने का मोटिवेशन देना होता है। लेकिन वो जानता है कि इस सब का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर वो जंग में ना जा सके। इसीलिए एक दिन पेगी उसके पास आती है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक गाड़ी में कुछ घायल सैनिकों को लाया जाता है और तभी पेगी बताती है कि 107 नंबर दल के 200 सैनिक समिट के आदमियों से लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ 50 ही जिंदा लौट पाए हैं। ये सुनकर स्टीव चौंक जाता है क्योंकि उसका दोस्त यानी बकी बार्न्स भी उस दल का हिस्सा था। इसीलिए वो भागकर फिलिप्स के पास जाता है और अपने दोस्त के बारे में पूछता है, लेकिन फिलिप्स कहते हैं कि वो अब नहीं रहा। ये सुनकर स्टीव को बहुत दुख होता है। वो उनसे कहता है कि मैं बाकी लोगों की जान बचाने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे जंग में जाने दीजिए। लेकिन फिलिप्स हमेशा की तरह उसे इंसल्ट करके जाने से मना कर देते हैं। इसीलिए अब वो गुस्से में आकर खुद ही जंग के लिए निकल जाता है और ये बात पेगी समझ जाती है। इसीलिए वो स्टीव को जंग में जाने के लिए मदद करती है, क्योंकि जंग हो रहा है ऑस्ट्रिया में और वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। इसीलिए पेगी हॉवर्ड स्टार्क से मदद लेती है और वो लोग प्लेन से ऑस्ट्रिया तक पहुँच जाते हैं और स्टीव पैराशूट से जंग के मैदान में कूद जाता है और अब वो कुछ आदमियों को मारकर छुपते हुए दुश्मनों के अड्डे तक पहुंच जाता है। लेकिन हाइड्रा के सैनिकों के पास हाईटेक हथियार होते हैं जिन्हें टेसरेक्ट की मदद से बनाया गया है, इसीलिए वो हथियार बहुत ही ताकतवर होते हैं और एक ही झटके में किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन स्टीव चुपके से हाइड्रा के कुछ सैनिकों को मारकर अपने कुछ आदमियों को छुड़ा लेता है
लेकिन वो उनसे अपना दोस्त बकी बार्न्स के बारे में पूछता है क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है। और जब वो लोग उससे अपना नाम पूछता है तब स्टीव बोलता है कि मैं हूँ कैप्टन अमेरिका। और अब वो उन लोगों को आज़ाद करके बकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सभी आज़ाद हुए कैदी हाइड्रा के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और इधर समिट सीसीटीवी के जरिए कैप्टन अमेरिका को देख लेता है और इसीलिए वो इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाने के लिए टाइमर सेट कर देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हाइड्रा के लोग फिलहाल कैप्टन अमेरिका और उसके आज़ाद हुए कैदियों से नहीं जीत सकते। और ये देखकर डॉक्टर जोला भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए वो एक लैब में पहुंच जाता है जहां उसे दीवार पर एक नक्शा दिखता है जिसमें कुछ जगहों पर मार्किंग किया गया है। और आखिरकार उसे अपना दोस्त बकी मिल जाता है। वो अभी भी जिंदा है। उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन वो अपने होश में नहीं होता। लेकिन स्टीव उसे होश में लाता है। पहले तो वो स्टीव को नहीं पहचान पाता, लेकिन धीरे धीरे वो स्टीव को पहचान जाता है। लेकिन बकी स्टीव से कहता है कि तुम इतने लंबे कैसे हो गए। इसीलिए स्टीव उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ समझाता है। अब स्टीव बकी को लेकर वहां से निकल जाता है और अब बॉम्ब का टाइमर पूरी तरह से रुक जाता है और उस जगह पे धमाके होने लगते हैं और समिट और डॉक्टर जोला टेसरेक्ट को लेकर भागने लगते हैं। लेकिन वो लोग और कैप्टन आमने सामने आ जाते हैं और अब समिट और कैप्टन अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। उन दोनों की ताकत एक जैसी है क्योंकि दोनों के अंदर वो सुपर सोल्जर सीरम है। लेकिन डॉक्टर जोला और समिट चालाकी से भागने में कामयाब हो जाते हैं और जाते जाते समिट अपना असली चेहरा कैप्टन को दिखाता है, जो एक लाल रंग का खोपड़ी होता है जिसे हम रेड स्कल के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब अक्साइन ने सुपर सोल्जर सीरम समिट के शरीर में इंजेक्ट किया था तब वो सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट में समिट ने अपना चेहरा खो दिया और तब से वो अपने चेहरे पे मास्क लगाकर घूमता है और अब वो जगह पूरी तरह से टूटने लगता है। लेकिन आखिरकार कैप्टन और बकी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर कैप्टन उन 400 आज़ाद हुए सैनिकों को लेकर अपने कैंप में वापस आ जाते हैं। वो अपने साथ हाइड्रा के बनाए हुए हथियार भी लेके आते हैं जिन्हें समिट और डॉक्टर जोला ने मिलकर टेसरेक्ट की मदद से बनाया था। और अब सब लोग कैप्टन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि फिलिप्स भी। अब सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं और कैप्टन को अमेरिका का हीरो मानने लगते हैं। और अब सच में कैप्टन का प्रमोशन हो जाता है और वो वही सेम मैप अरेंज करते हैं जिसे उन्होंने डॉक्टर जोला के लैब में देखा था और उन्हीं जगहों पर मार्किंग करते हैं जिन जगहों को उन्होंने उस मैप में देखा था। और इससे उन्हें पता चलता है कि उन्हीं जगहों पर हाइड्रा का बेस है और वो फिलिप्स की ऑर्डर पर उन जगहों पर भी हमला करने की तैयारी करते हैं। और इसके लिए वो अपना टीम खुद चुनते हैं जिसमें बकी और उन आज़ाद हुए सैनिकों में से कुछ सैनिक होते हैं। इसके बाद स्टीव हॉवर्ड स्टार्क से मिलने जाते हैं ताकि वो हाइड्रा पे होने वाले हमले की तैयारी कर सके। स्टार्क उसे बहुत सारे हथियार और कुछ सील्स दिखाते हैं, लेकिन कैप्टन की नज़र नीचे कोने में रखे हुए एक सील्ड के ऊपर जाता है। वो उसे उठा लेते हैं। स्टार्क कैप्टन को बताते हैं कि ये वाइब्रेनियम से बनाया गया है, ये स्टील से भी मजबूत और उससे कई ज़्यादा हल्का है। फिर कैप्टन उससे पूछते हैं कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो ये बाकियों के पास क्यों नहीं है। स्टार्क बताते हैं कि अभी हमारे पास जितना भी वाइब्रेनियम है वो इस सील्ड में है, इससे ज़्यादा वाइब्रेनियम अभी हमारे पास नहीं है। और जब पेगी टेस्ट करने के लिए इस सील्ड के ऊपर गोली चलाती है तब वो गोली उस सील्ड से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन उस सील्ड पर एक भी खरोच नहीं आता और यहीं से कैप्टन को अपना आइकॉनिक सील्ड मिलता है। इसके बाद कैप्टन और उनकी टीम हाइड्रा के एक और ठिकाने पर हमला कर देते हैं और उस हमले में वो लोग हाइड्रा के सभी आदमियों को ख़त्म कर देते हैं और एक बार फिर से जीत उन्हीं की होती है। और इसके बाद वो हाइड्रा की और भी कई सारे बेस पर हमला करते हैं और हर बार जीत कैप्टन और उनकी टीम की होती है। अब वो लोग रेडियो में सुन लेते हैं कि डॉक्टर जोला हाइड्रा के कुछ हथियारों को ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं और तभी वो लोग उस ट्रेन पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जोला को यह पता चल जाता है कि कैप्टन और बकी ट्रेन में घुस आए हैं, इसीलिए वो उन दोनों को अलग कर देता है और उन दोनों पर हाइड्रा का एक सोल्जर हमला कर देता है जो एक लोहे का सूट पहना हुआ है। कैप्टन उस सोल्जर को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस हमले से बकी ट्रेन से नीचे खाई में गिर जाता है। इससे कैप्टन बहुत टूट जाते हैं, लेकिन उनके बाकी के टीम मेंबर जोला को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर फिलिप्स जेल के अंदर डॉक्टर जोला से पूछताछ करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुमने समिट के बारे में हमें सब कुछ बता दिया कि वो क्या चाहता है, क्या करने वाला है, कहाँ पर है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन डॉक्टर जोला पहले तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिलिप्स के धमकाने पर वो समिट का प्लान बता देता है, यही कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद हम समिट को देखते हैं जो अपनी पूरी सेना के साथ अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। और इधर पेगी कैप्टन से मिलने जाती है जो अपने दोस्त के गुजर जाने पर बहुत दुखी होते हैं। वो अपने आप को दोषी मानते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हीं की गलती की वजह से बकी मारा गया। लेकिन पेगी उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ जाने का फैसला बकी का खुद का था, इसीलिए अपने आप को दोष मत दो। इसीलिए कैप्टन शपथ लेते हैं कि वो समिट को मारकर हाइड्रा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। अब सब लोग मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि समिट को कैसे हराना है, क्योंकि डॉक्टर जोला ने फिलिप्स को बता दिया है कि समिट कब, कैसे और कहाँ हमला करने वाला है, जिसमें कैप्टन कहते हैं कि हम खुद हाइड्रा के घर में घुसकर उसके ऊपर हमला करेंगे। इसीलिए अब वो हाइड्रा के एक बेस पर हमला कर देते हैं। हाइड्रा के बहुत सारे सैनिक उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन सबको हरा देते हैं। लेकिन आखिरकार हाइड्रा की सेना कैप्टन को घेर लेते हैं और उन्हें बंदी बनाकर समिट यानी रेड स्कल के पास लेके जाते हैं। अब रेड स्कल उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक कैप्टन के साथी उस जगह पर हमला कर देते हैं। यानी ये कैप्टन की ही एक चाल थी ताकि वो लोग अंदर आ सकें। और अब रेड स्कल वहाँ से भाग जाता है, पर कैप्टन उसका पीछा करते हैं। अब फिलिप्स और एजेंट पेगी भी अपने सेना के साथ उस जगह पर हमला कर देते हैं। इससे हाइड्रा की सेना हारने लगते हैं और ये देखकर समिट टेसरैक्ट को लेकर एक प्लेन के जरिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिलिप्स और पेगी की मदद से कैप्टन उस प्लेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उस प्लेन पर हाइड्रा के कुछ आदमी उन पर हमला कर देते हैं। इससे वो एक रॉकेट के साथ नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को हराकर उस रॉकेट के जरिए एक बार फिर से वो उस प्लेन में चढ़ जाते हैं और अब वो पायलट के केबिन में जाते हैं, जहाँ पर समिट उन पर हमला कर देता है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है, दो सुपर सोल्जर्स के बीच लड़ाई। इससे उस प्लेन का नेविगेशन सिस्टम टूट जाता है और टेसरैक्ट जिससे प्लेन को ऊर्जा मिल रहा था वो नीचे गिर जाता है। अब समिट उस टेसरैक्ट को उठा लेता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है और अचानक समिट कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन कहाँ ये किसी को भी नहीं पता। और अब वो टेसरैक्ट नीचे पानी में गिर जाता है। अब कैप्टन इस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो हेडक्वार्टर में पेगी से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि समिट मारा गया। पेगी उन्हें लैंड करने का लोकेशन भेजते हैं, लेकिन उस प्लेन के सभी लैंडिंग गियर्स खराब हो चुके हैं और वो प्लेन नॉर्मल लैंडिंग नहीं कर सकता और वो धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता रहता है। और अगर ये प्लेन न्यूयॉर्क के ऊपर क्रैश कर गया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए कैप्टन फैसला करते हैं कि वो इस प्लेन को पानी में ही कहीं पर लैंड कराएंगे। और इसीलिए अब वो पेगी से आखिरी अलविदा कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो नहीं बच सकते। वो और पेगी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने पेगी से प्रॉमिस किया था कि अगले हफ्ते वो दोनों डांस पार्टी के लिए जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो दोनों जानते हैं कि अब ये मुमकिन नहीं है। पेगी बहुत रोने लगती है। कैप्टन के पास एक कंपास होता है जिसमें पेगी की फ़ोटो लगी हुई है। अब वो उस कंपास को खोलकर अपने सामने रखते हैं और प्लेन को लैंड कराते हैं और आखिरकार सब खत्म। कैप्टन का प्लेन पानी के अंदर बर्फ में धंस जाता है और न्यूयॉर्क बच जाता है। अब अमेरिका में सब लोग जश्न मनाते हैं कि हाइड्रा ख़त्म हो चुका है और समिट भी मारा गया है, यानी अमेरिका जीत गया है। इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क पानी के अंदर से टेसरैक्ट को ढूंढकर ऊपर लेके आते हैं, लेकिन उन्हें कैप्टन या उस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ लैंड हुआ था। अब फिलिप्स पेगी को कैप्टन का फाइल देते हैं, जहाँ हम आखिरी बार वही दुबले पतले स्टीव को देखते हैं। और फिर अगले ही सीन में अचानक कैप्टन का आँख खुलता है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। अब एक नर्स उनके पास आते हैं। कैप्टन उससे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। वो नर्स उन्हें बताती है कि आप न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में हैं। लेकिन कैप्टन उससे कहते हैं कि जिस मैच की लाइव टेलीकास्टिंग अभी चल रही है वो 1941 में खेला जा चुका है, तो अभी इसका लाइव टेलीकास्ट कैसे चल रहा है। दरअसल वहाँ पर एक पुराना रेडियो होता है जिसमें उस मैच का टेलीकास्ट चल रहा होता है। इसीलिए कैप्टन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो उस नर्स को एक बार फिर से पूछते हैं कि सच बताओ मैं कहाँ पर हूँ। और अब वो नर्स एक बटन दबाती है जिससे कुछ सोल्जर्स उस रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बाहर आकर वो अपने चारों तरफ देखते हैं, जहाँ अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दिखता है। इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी शील्ड का हेड यानी निक फ्यूरी वहाँ पर आते हैं और वो कैप्टन को सब कुछ समझाते हैं कि तुम पिछले 70 साल से सो रहे थे और अभी तुम फ्यूचर में हो। यानी मूवी के पहले सीन में हमने जिस प्लेन को देखा था जिसे आर्मी के लोग बर्फ से बाहर निकलना चाहते थे, ये वही प्लेन था जिसे कैप्टन ने पानी में लैंड करवाया था। और आर्मी के लोग भी इसीलिए कैप्टन की शील्ड को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि वो पिछले 70 सालों से उसी प्लेन के अंदर बर्फ में जमे हुए थे। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी कैप्टन के पास आते हैं। उन्हें देखकर कैप्टन कहते हैं कि आपको कुछ मदद चाहिए। फ्यूरी कहते कि हाँ, दुनिया को बचाने के लिए। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ की अगली मूवी अब जल्द ही लाने वाले हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।